नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों का अपडेट तो देते ही है, साथ ही इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपके लिए हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर की मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं कि अभी कम्युनिटी मार्केट की बड़ी खबरें कौन सी है जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए, जिनकी मदद से दिन भर आप ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात होगी सोने की, जहां पर चीन की में अनुमान से कमजोर ग्रोथ रहे हैं, जिससे यहां पर सुस्ती दिख रही है, दबाव दिख रहा है ऊपर लेवल पे। हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। चांदी मजबूत, डॉलर और बॉन्ड डील में तेजी से ज्यादा तेजी नहीं आ रही है, मामूली तेजी के साथ कारोबार। क्रूड, यूएस में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कमी, दूसरे महीने सितंबर और अगस्त और सितंबर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में कमी देखने को मिली है। नेचुरल गैस नवंबर की शुरुआत तक कम सर्दी का अनुमान है और ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे उत्पादन अब बढ़ेंगे। इसके अलावा कॉपर इन्वेंट्री रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, फैक्ट्री एक्टिविटीज कम हो रही है, इससे यहाँ पर फायदा मिला है। लग रहा है कि अगर स्टॉक कम रहेंगे तो आने वाले समय में यहाँ मांग और तेज हो सकती है, तो कॉपर को इसका फायदा मिला है। जिंक की बात करें तो चीन की कमजोर ग्रोथ से मांग पर असर हुआ है और जिंक पर आज हल्की तेजी, बेहद ही सुस्त चाल जिंक के कारोबार में दिख रहा है। निकेल की अगर बात करें तो एशिया यूरोप में पावर की दिक्कतों से उत्पादन पर असर दिख रहा है और लग रहा है कि सप्लाई कम रहेगी निकेल की। निकेल के बाद अब बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम की, जहां पर एनर्जी कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई कम है और उसका यहाँ पर फायदा एल्युमिनियम को मिल सकता है, क्योंकि एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में काफ़ी बिजली की खपत होती है। मेंथा ऑयल की बात करें तो निचले स्तरों पर खरीदारी से सपोर्ट मिला है, कंज्यूमर डिमांड काफ़ी कम है, उसके बाद यहाँ गिरावट आई थी लेकिन अब वहाँ से खरीदारी लौटी है, शॉर्ट कवरिंग दिखी, फिर तेजी। कॉटन, भारत में रिकॉर्ड खपत हो रहा है कॉटन का और 2021-22 में एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया है, जो कॉटन के पूरे मार्केट के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। सोयाबीन की बात करें तो विदेशी बाजारों में तेजी है, यूएस के सोयाबीन की मांग मजबूती से बढ़ रहा है और चीन से मांग बढ़ रहा है। सोया तेल की बात करें तो निचले स्तरों पर खरीदारी है। क्रूड पाम तेल की बात करें तो यहाँ पर भी निचले लेवल पे कुछ खरीदारी आ रही है और बाकी तेलों की मांग अब ज़्यादा है, सॉफ्ट ऑयल की, और इसमें कम है। कैस्टर की बात करें तो इस साल बुआई एरिया कम है और जीरा ट्रेडर्स और किसानों में के पास पर्याप्त स्टॉक है, ऐसी खबर जीरे को लेकर है। चलो, ये तो बड़ी खबरें हो गई कमोडिटी मार्केट की जिन पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। लेकिन अब बात कर लेते हैं महंगाई को लेकर, जिस पर पूरे देश भर की नजर है। जिस तरह की सब्जियों और खाने पीने के सामान और खास करके सब्जियों की महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, क्या है वजह, बताने के लिए हमारे साथ आलू प्याज व्यापारी संघ के महासचिव राजेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्यों आई ये तेजी सब्जियों की, क्या लगा है, क्या बड़ी वजह है जो आप देख रहे हैं? देखिए, एक तो देश में जो महंगाई बढ़ रही है उसका कारण डीजल की बढ़ती हुई कीमतें हैं मुख्यतः, जिसके कारण जो किसान है वो फसल पूरी तरह नहीं लगा पा रहा, क्योंकि उसके जो कीटनाशक, बीज और दवाइयां वगैरह जो भी मिल रहे हैं वो सब महंगे मिल रहे हैं। और उस पर हम कहते हैं सोने पे सुहागा, तो हो गया क्या कि जितनी लगी हुई है उस पर बरसात गिर रही है। जी। बरसात अगस्त के बाद नहीं होनी चाहिए ओके नॉर्मली, और सितंबर में भी होती रही और अब अक्टूबर में भी हो रही है। ओके। तो ये बरसातों ने जो भी फसलें हैं फल सब्जी की, इनमें भारी नुकसान कर रही हैं। ओके। और जितने दिन ये बरसातें चलेंगी उतने दिन रेट बढ़ते जाएंगे हर चीज के। ओके, तो कितने रेट में और बढ़ोतरी की उम्मीद आप यहाँ से कर रहे हैं? कितनी और महंगाई बढ़ सकती है अगर टमाटर प्याज की अगर बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होता है रसोई में? अगर ये बरसात चलती रही तो ये दाम और भी 30-40% बढ़ जाएंगे। ओके। अगर बरसातें रुकती हैं तो उसके 15-20-25 दिन बाद बाजार जो है वो स्टेबलाइज होके गिरने लगेंगे। ओके, और सर आवक की क्या स्थिति है? अगर प्याज की आवक की अगर बात करें तो किस तरह का अराइवल है दिल्ली के मंडी में? दिल्ली की मंडी में अराइवल जो है अमूमन 70% के अंदाज में है। ओके। हाँ। ओके सर, इसके अलावा एक और बात, इसके लिए क्या तैयारी करने की जरूरत थी और क्या अगर होलसेल की बात करें तो पिछले एक महीने किस तरह के भाव थे पिछले 1-2 महीने में, और अचानक से कितनी तेजी आई है? ये तेजी सितंबर मिडल के बाद से ही आई है। और तैयारी तो यही होती है कि जब सरकार के पास सारे साधन है, 3 महीने का उनके पास डेटा आ जाता है कि बरसात कैसे होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, अंदाजा आ जाता है। ओके। जो नई टेक्नोलॉजी है। ओके।
तो इनको उस वक्त इंपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए था, ओके और नहीं तो ये घोषणा करते कि हमारे लिए टमाटर, आलू, प्याज कोई महत्व नहीं रखता, जी। किसी भी भाव रहे, पब्लिक खाए या ना खाए। ओके, तो सर महीने भर पहले अगर प्याज और टमाटर की बात करें तो अगर सरकार कंसर्न है इन चीजों से, ओके तो उसे आयात ही करना पड़ेगा और कोई हल इसका नहीं है। ओके, अगर यानी इस महंगाई को रोकनी है तो आपको इंपोर्ट ही करना पड़ेगा और कोई हल नहीं दिख रहा है। सर इसके अलावा अगर सर 1-2 महीने पहले की अगर बात करें तो टमाटर के भाव थोक में क्या थे, प्याज के थोक में क्या थे और आलू के क्या थे? टमाटर के 5, 7, 10 रुपए थे जी और प्याज के 15, 20 रुपए थे जी, और आलू के 5, 6 रुपए थे। देखिए यानी टमाटर के भाव करीब करीब 10 से गुना तक बढ़ गए हैं। 5 से 10 रुपए किलो थोक में थे जो अब 60 के आसपास पहुंच चुके हैं, जो आज 50 से 60 रुपए बिक रहा है जी। और प्याज का भी यही हाल है, 4 गुना बढ़ चुके हैं थोक में भाव। ये भाव होलसेल के हैं, रिटेल में तो इससे 1.5 से 2 गुना रेट होंगे सब चीज के। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो भाव मैं बता रहा हूँ ये मंडियों के भाव है, होलसेल के। ओके, तो इससे 1.5 गुना या 2 गुना भाव होंगे। ओके, तो सर क्या उम्मीद क्या लगा रहे हैं अब आगे की, आगे क्या किस तरह के भाव और आगे दिख सकते हैं आने वाले समय में? चलिए, शायद उनसे संपर्क हमारा कट गया है। चलिए, लेकिन आपको बता दें उन्होंने साफ साफ यही कहा है कि आने वाले दिनों में भी 30 से 40% के ऊपर के भाव और दिख सकते हैं यहाँ से, यानी 30% अगर आपको 50 रुपए के आसपास अगर प्याज मिल रहा है, 60 से 70 रुपए अगर टमाटर मिल रहा है, तो आपको 20 से 30 रुपए की तेजी और यहाँ से आ सकती है। और अगर बारिश जिस तरह से हो रही है, बेमौसम बारिश, जब मानसून का सीजन पूरी तरह से खत्म हो चुका है उसके बाद भी बारिश हो रही है, अगर यही बारिश चलता रहा तो आगे और भी दाम बढ़ सकते हैं। तो ये तो कुछ खबरें थी महंगाई को लेकर जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं वायदा बाजार की कि वायदा बाजार में आज आपको क्या करना है। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ तपन पटेल है HDFC सिक्योरिटीज़ से और साथ ही जिगर त्रिवेदी है आनंद राठी सिक्योरिटीज़ से। आप दोनों ही मेहमानों का 18 हाउस स्वदेश पे स्वागत है। तपन, सबसे पहले आपसे बात होगी गोल्ड और सिल्वर की। फेस्टिव सीजन चल रहा है, अब दिवाली और धनतेरस का भी समय नज़दीक आ रहा है। क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर आगे कहाँ तक जा सकते हैं भाव, अगर मौजूदा लेवल पे कोई खरीदे तो? जी, गुड मॉर्निंग। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो नो डाउट जो फेड की कंसर्न्स थी कि वो फेड टेपरिंग जल्दी कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, तो जो सिग्नल दिया था फेड मिनट्स में उसका एक प्रेशर था, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई है, जो ब्रेकआउट आया चार्ट्स पे, जो इन्फ्लेशन वाइज जो अभी चालू है मार्केट में कि एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है और जो प्रोड्यूसर्स और बाकी सब मैन्युफैक्चर उनको भी ये पावर शॉर्टेज का असर हो रहा है, तो उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो उसके कंसर्न से उसके कारण गोल्ड और सिल्वर दोनों में अभी यहाँ पे तेजी हमको देखने को मिल रही है। दूसरा, चाइना का डेटा जो खराब आया जीडीपी का, उसका भी एक सपोर्ट है, क्योंकि चाइना एक कंट्री है जहाँ से स्ट्रॉन्ग रिकवरी की उम्मीद थी। वहां से जीडीपी अगर स्लो हो रहा है तो डेफिनेटली इकोनॉमी को हर्ट कर सकता है। ये सारी चीजें जो है वो गोल्ड और सिल्वर को यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। आज जो बात कर रहे हैं तो डॉलर इंडेक्स भी डाउन है। दूसरा, जो यूएस बॉन्ड यील्ड जो है वहां से भी एक करेक्शन आ रहा है, तो उसका सपोर्ट गोल्ड और सिल्वर प्राइस को आज मिलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फॉर्म ट्रेडिंग जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। दिवाली और फेस्टिवल सीजन की बात करें तो अगर स्पॉट मार्केट में हम जाए तो रिटेलर्स जो ज्वेलर्स है वहाँ पे फुटफॉल्स बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइसेस जो डाउन थी तो वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको मिल रही है अहेड ऑफ फेस्टिवल सीजन, और वेडिंग सीजन भी आ रही है। तो जो इंटरनेशनल ट्रैवल भी जो रिज्यूम हुआ है तो उसके हिसाब से भी हम एनआरआई जो इन्वेस्टिंग है उसको भी बढ़ावा दिखता हम देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है बाइंग जो है यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। गोल्ड में अगर ट्रेडिंग की बात करें तो 47,250 के लेवल से दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय कर सकते हैं। यहाँ से टारगेट ऊपर में 47,600 का रहेगा, उसके ऊपर प्राइस निकलती है तो 48,200 तक प्राइसेस जा सकती है। 47,600 पहला टारगेट है और 48,200। और अगर सर कोई साल अंत तक अगर करंट भाव पर खरीदे तो साल अंत तक भाव कहां तक जाते दिख रहे हैं? मुझे साल अंत की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस यहाँ पे 49,800 तक दिख रहा है। 50 के ऊपर मुझे लग रहा है कि सस्टेन होने में दिक्कत आएगी प्राइसेस को, तो 49,800 का लेवल लेके हम गोल्ड में बाय कर सकते हैं। ओके, 49,800 यानी 50 के आसपास सोने का भाव साल अंत तक दिख सकता है। जिगर, अब आप बताइए गोल्ड में इंट्राडे के लिए आप क्या सलाह दे रहे हैं? 47,400 के आसपास भाव है, खरीदें या बेचें, क्या करें? गुड मॉर्निंग विशा मोहन। मुझे लग रहा है कि ये जो करंट भाव है वो फॉर द ट्रेडिंग पर्पस काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल से 47,300 के आसपास यहाँ पे एक बार खरीदारी की जा सकती है। 47,200 का स्टॉप लॉस लेके 47,500 के लिए यहाँ पे एक बार हम लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। जो ज्वेलरी डिमांड लौट के आई है इंडिया में, दैट्स रियली सपोर्टिंग फैक्टर, एंड 1770 1780 के आसपास
गोल्ड के प्राइसेस जो चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, मुझे लग रहा है बहुत जल्द हमें यहाँ पे $1800 के लेवल्स पे देखने को मिल सकते हैं। एंड फ्रॉम रिटेल बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू ओनली, आई थिंक मुझे लग रहा है दिवाली तक का अगर टारगेट अगर लेके यहाँ पे चलना है, सो आई थिंक आई एम क्वाइट बुलिश। यहाँ से और 700-800 पॉइंट की रैली एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। सो किसी भी डिप पे खरीदारी की जा सकती है। 47,000 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। और चांदी को लेकर जिगर आपका व्यू? सिल्वर में भी हमने ये सप्ताह में देखा हुआ है कि काफ़ी अच्छी एक रैली आई थी एंड नाउ वंस अगेन इट्स अप बाय 500 पॉइंट्स। सिल्वर एक्चुअली 63,800 के आसपास चल रहा है। कोई भी अगर डिप आता है 63,500 के आसपास दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, वन कैन गो लॉन्ग 63,200 स्टॉप लॉस लेके। यहाँ पे हम एक बार 64,000 के लिए लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। बेस मेटल से भी सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे एंड बुलियन में एक शॉर्ट कवरिंग तो हम देख ही रहे हैं। सो आई थिंक गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों में यहाँ सेंटीमेंट पॉजिटिव है। ओके, यानी 63,900 तक के टारगेट हैं चांदी के लिए। 64,000 के ऊपर भी जा सकती है चांदी, ऐसा जिगर मानते हैं। चल तपन, आपका व्यू चांदी को लेकर ईयर एंड तक क्या है? अगर कोई करंट लेवल पे खरीदे तो क्या भाव दिख सकते हैं? जी, चांदी में जो सपोर्टिंग फैक्टर एक तो प्रेशियस मेटल्स का एडवांटेज है और दूसरा जो बेस मेटल्स में जो तेजी कंटिन्यू है तो उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर हम देखें तो चांदी गोल्ड को आउट परफॉर्म कर रहा है फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि 65,000 का लेवल जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो शायद आज और कल में दिख सकता है अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी कंटिन्यू रखनी चाहिए। अगर आज 63,500 के करीब जो मिलते हैं लेवल तो वहां से बाय करना चाहिए। 65,000 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट रहेगा 66,800 का और स्टॉप लॉस जो है मुझे लग रहा है 62,500 का रख के चांदी में निवेश फिर से कर सकते हैं। यानी चांदी दोनों ही जानकारों को लगता है कि आप खरीद कर जा सकते हैं, क्योंकि बेस मेटल्स में तेज़ी का भी इसको फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं कच्चे तेल में, जहां आज रेंज बाउंड ट्रेड दिख रहा है। ऊपर के लेवल पे अब सुस्ती दिख रही है 84 के ऊपर, हालांकि अभी भी टिका हुआ है ब्रेंट क्रूड का भाव 6,200 के आसपास। MCX पर भी भाव है। जिगर, क्या लग रहा है कच्चे तेल की तेज़ी कब अब फिर से तेज़ हो जाएगी? विश्वमन, मुझे लग रहा है WTI ऑयल एंड ब्रेंट ऑयल आई थिंक बहुत जल्द हमें $90 के आसपास देखने को मिल सकता है। येस, वी हैव सीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली, प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर चाइना के मैन्युफैक्चरिंग या GDP नंबर्स देख के थोड़ा बहुत करेक्शन आना चाहिए था प्राइसेस में, लेकिन नहीं आ रहा है। आई थिंक सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव है। नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 6160 के आसपास में, वन कैन गो लॉन्ग 6110 का स्टॉप लॉस लेके 6250 के लिए यहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है MCX क्रूड नवंबर में। एंड जैसा कि मैंने बताया WTI मुझे लग रहा है $85-86 तक की यहाँ पर रैली हो सकती है एंड ब्रेंट में $90 तक की रैली भी हो सकती है, गुंजाइश है यहाँ पे, बट विथ अ कॉशन और वर्ड ऑफ अ कॉशन के टेक्निकल करेक्शन आ सकता है। ओके सर, 6,250 आपका पहला टारगेट था, दूसरा टारगेट कितना दिया आपने? 6310। सो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 6160 से बाय करके चल सकते हैं। 6110 का स्टॉप लॉस, 6250 इज फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट इज 6310। ओके, 6310 के टारगेट का आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसे कैरी कर सकते हैं। तपन, क्रूड को लेकर आपका व्यू? जी, क्रूड ऑयल में डिमांड स्ट्रांग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, सामने सप्लाई की भी कंसर्न्स है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है तेजी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। नो डाउट आज इन्वेंटरी डेटा है और रिसेंटली जो यूएस का शेल ऑयल प्रोडक्शन है वहां से भी बढ़ोतरी हुई है, तो इन्वेंटरी डेटा पे ध्यान रखना पड़ेगा कैसा आता है। नो डाउट थोड़ा हिकअप्स आ सकते हैं प्राइस में, एक करेक्शन की वेट करें। 6,140 के लेवल अगर मिलते तो वहां से बाय करें, 6,090 का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट ऊपर में 6,220 का रखे तो वो एक ये मीडियम टर्म रेंज रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि WTI में $85 उसको क्रॉस करने में काफी दिक्कत आ सकती है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे देखनी होगी ऊपर के लेवल से। दूसरा, जैसे आपने बताया कि चाइना का डेटा खराब है, यूएस का भी फैक्ट्री डेटा जो है वो थोड़ा वीक है और इक्विटी इंडेक्स में भी करेक्शन आज से शुरू हुआ है, उसका सस्टेनेबिलिटी भी देखना पड़ेगा, तो उसकी सारी असर जो है यहाँ पे आ सकती है। सेकंड थिंग, नेचुरल गैस का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जो चिंता आई थी नेचुरल गैस के प्राइसेस हाई है तो उसका अल्टरनेट ऑप्शन जो है क्रूड ऑयल था, तो उसका भी एक कंसर्न आ सकता है। तो अपसाइड जो मुझे लग रहा है कि 6,220 से 6,250 की एक जो लिमिट रह सकती है, WTI में $85 की रह सकती है अपसाइड लिमिट, तो मुझे लग रहा है ये शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। 85 के ऊपर ब्रेकआउट है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 90-92 के लेवल जा सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है आपका कच्चे तेल को लेकर। सर, इसके अलावा बेस मेटल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ये बिल्कुल मिक्स सा ट्रेड दिख रहा है। हालांकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव भी दिख रहा है 800 के ऊपर। हालांकि अब कॉपर आ गया 805 के आसपास। तपन, कॉपर पर आपका व्यू क्या है? 805 के आसपास तेज़ी आ चुकी है, ज़्यादा बढ़ गई है, अब 1% से ज़्यादा की तेज़ी अब दिख रही है, अब क्या करना चाहिए यहाँ?
जी, बेस मिनट्स में कल का अगर ट्रेड देखें तो एक प्रॉफिट बुकिंग आया था, माइनर सा, लेकिन आज जो है वो रैली जो है रिज़्यूम की है। फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सारे बेस मिनट्स में, खास करके कॉपर में जो पिछले वीक जो डेटा आए एलएमई के, तो वहाँ पे काफ़ी निचले स्तर के लेवल से इन्वेंटरीज़ के, तो उसका एक सपोर्ट है। और दूसरा जो है वो पेरू में भी वहाँ से सप्लाई क्रंच के न्यूज़ है, तो उसका भी सपोर्ट है। तो पिछले आधे घंटे में अगर देखें तो हम ₹5 की तेज़ी कॉपर में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मुझे लग रहा है वापस से 800 के लेवल मिलते हैं, तो वहाँ से बाय करना चाहिए। मेरा इनिशियल लेवल 798 था, लेकिन मुझे लग रहा है 800 से 798 के लेवल मिलते हैं, तो वहाँ से बाय करना चाहिए। टारगेट ऊपर में मुझे लग रहा है कि 810, 815 के लेवल आ सकते हैं कॉपर में, और तो वहाँ तक के टारगेट रखने चाहिए। बाकी बिज़नेस अगर देखें तो ज़िंक में भी सपोर्टिव फैक्टर्स है। ज़िंक में ओवरऑल जो ग्लेनकोर है, नाया स्टार है, जो यूरोपियन प्रोड्यूसर्स है, तो वहाँ से भी एक सप्लाई शॉर्टेज के न्यूज़ है। तो उसका इफ़ेक्ट जो है पिछले वीक तो मिला है ज़िंक को, ये वीक भी मुझे लग रहा है कि रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो सारा बेस मेटल पैक मुझे लग रहा है कि बाय एंड डिप्स के व्यू के साथ ट्रेड करना चाहिए। कॉपर और ज़िंक जो है वो बेस्ट बाय रहेंगे ये वीक के लिए। ओके, कॉपर बेस्ट बाई इनको लग रहा है। जिगर, आपके लिए बेस्ट बाई कौन सा है बेस मेटल्स में? कॉपर एंड निकल, विश्व मोहन, मुझे लग रहा है यस, जिंक भी पॉजिटिव है लेकिन काफ़ी शार्प रैली हमने देख ली है, तो आई एम क्वाइट कॉशियस इन जिंक। बट कॉपर और निकल के अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, दे आर रियली वेरी मच सपोर्टिव। अगर ये पावर शॉर्टेज का इश्यू भी अगर सॉल्व हो जाता है, उसके बावजूद भी कॉपर एंड निकल के जो मेन फंडामेंटल्स है वो मार्केट को ड्राइव करेंगे। एंड आई थिंक निकल में हमने जो इनिशियल टारगेट दिया था 1565 का, वो तो हिट कर दिया है। माई एक्सटेंडेड टारगेट इन निकल वुड बी 1575, 1580। And copper, October, one can go long around 800. 795 is the stop loss, and 810 is my first target. 815 is my second target. और जैसा कि बताया, zinc is I'm quite जी, cautious. हो चुका है अब Aluminium is निकेल का। looking निकेल के टारगेट को रिवाइज करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, 1575, 1580। ओके, 1575 नया टारगेट है। और कॉपर के लिए दोनों ही जानकारों का टारगेट 810 से 815 के बीच का टारगेट है कॉपर को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की। उसमें क्रूड पाम तेल को लेकर जब से बेस इंपोर्ट प्राइस को ज़ीरो किया गया, अब सॉफ्ट ऑयल की तरफ लोग फोकस कर रहे हैं। और ऐसे हमने IVPA, इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन से भी बात हुई, तो वो भी उनका भी यही कहना था कि अब CPO की जगह सोया तेल, सनफ्लावर ऑयल, इस तरह के खाने के तेल की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में सर, क्रूड पाम तेल पे आपका व्यू क्या है जिगर? क्या वापस से यहाँ पर तेज़ी लौटेगी? अगर लौटेगी तो कहाँ तक आप जाते देख रहे हैं इसको? 1120, 1125 के लेवल्स लग रहे हैं मुझे, विश्व मोहन। क्रूड अगर CPO अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 1110 के आसपास आए तो वन कैन गो लॉन्ग। 1105 का स्टॉप लॉस लेके चले, 1120, 1125 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसके अलावा बाकी सर, सोया तेल, सोयाबीन और मस्टर्ड, इन पर क्या व्यू है? मस्टर्ड तो काफ़ी तेज़ी दिखा चुका है ऑलरेडी। ऑयल कॉम्प्लेक्स में मैं आई वुड लाइक टू अवॉइड ऑयल कॉम्प्लेक्स, लेकिन हाँ, अगर मैं गोवार सीड की बात करूँ, गोवार सीड नवंबर थोड़ा डिसाइसिवली सेल ट्रिगर यहाँ पर दिख रहा है। गोवार सीड नवंबर वन कैन गो शॉर्ट अराउंड 6400, 6450 स्टॉप लॉस, 6300 का टारगेट लेके चल सकते। तो सर, और ग्वार गम को लेकर? गुआर गम में मुझे लग रहा है कि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट 11,450 का भाव चल रहा है। 11,600 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, एंड 1 या 2 दिनों में 11,100 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, इसके अलावा स्पाइसेस पे कोई व्यू है आपका? स्पाइसेस में कहीं पे आपको नज़र आ रहा है कि जहाँ पे ट्रेड करना चाहिए? कोरिएंडर इज लुकिंग क्वाइट बुलिश। ओके, It's already up by 0.5%, 34 points. So one can go long around 8,050, 8,000, slightly below 8,000, one can keep a stop. 8190, 8250 is the target on a higher side. ओके, 8250 तक के भी टारगेट दिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी मार्केट को लेकर। अब जानकारों को लग रहा है कि 76 का लेवल भी रुपया क्रॉस कर सकता है। तपन, आपका व्यू करेंसी मार्केट पर? जी, मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअल डॉलर रिकवरी जो है यहाँ पे इफ़ेक्ट हो सकती है मार्केट में, और रुपया जो है वो और डेप्रिशिएट हो सकता है। रिसेंटली जो रेजिस्टेंस बनाया था स्पॉट में, वो था 75.66, तो मुझे लग रहा है वो एक लेवल रेजिस्टेंस है, उसको अगर ब्रेक करता है तो 76.20 के लेवल्स रुपए में हम देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि USD INR जो है वो कंटिन्यू तेज़ी कर सकता है, रुपया डेप्रिशिएट रह सकता है। फेड की मीटिंग के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, नवंबर 4th और 5th को है, तो वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ सकते हैं रिगार्डिंग फेड टेपरिंग और ऐसे परचेस प्रोग्राम में क्या चेंज करते हैं, और टाइमलाइन भी शायद दे सकते हैं, तो उसका डेफिनिटली इफेक्ट जो है वो डॉलर इंडेक्स में डायरेक्ट हो सकता है।
दूसरा इफेक्ट जो मुझे लग रहा है कि चाइना के डेवलपमेंट और दूसरा जो नॉर्थ कोरिया ने आज मिसाइल टेस्ट किया है, तो उसका भी क्या एक्शन आता है कल के मार्केट में वो देखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ जो है वो भी डॉलर को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो इसका सपोर्ट जो है वो यूएसडी को मिल सकता है और तेज़ी रह सकती है यहाँ पे। ओके जिगर, आपका व्यू, आपको भी लग रहा है कि डॉलर की सेफ हेवन बाइंग चलती रहेगी और रुपया कमज़ोर होता रहेगा? क्या 76 का लेवल आपको भी दिख रहा है रुपए पे? करेक्ट विश्व मोहन। सी डॉलर में यूएसडी आईएनआर में हमने इस बार जो ये सेलिंग प्रेशर एप्रिसिएशन देखा है यूएसडी आईएनआर में, दैट्स मेन रीजन इज द प्राइस राइज ऑफ कोल, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल, और ये तीनों इंटरनेशनल फैक्टर्स है। सो आई इन माय पर्सनल ओपिनियन ये ऐसे फैक्टर्स है जिसमें आरबीआई का इंटरवेंशन भी अगर होता तो भी वो ऑलमोस्ट कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। तो ये इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से हमने देखा है कि यूएसडी आईएनआर शार्पली अप्रिशिएट हुआ है। इट विल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट ओनली। स्पॉट जो आज तो मार्केट क्लोज्ड है, लेकिन स्पॉट मार्केट 75.90 76 के आसपास, हालांकि थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस आ भी सकता है, बट येस 76-20 इज क्वाइट पॉसिबल। यूएसडी आईएनआर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट मुझे लग रहा है एक आध सप्ताह में 75.80-90 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो आई एम बुलिश ऑन द करेंसी पेयर। यानी 75, 80, 90 के लेवल भी दिख सकते हैं। चलिए कमोडिटी नाउ में को यहीं समेटते हैं। शुक्रिया तपन आपका, जिगर आपका, आप दोनों के बेहतरीन रिसर्च रिपोर्ट के लिए।